हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट नेक्स्ट आफ्टर गेट। अगर आप लोगों का गेट 2026 का एग्जाम एक वैलिड स्कोर से क्वालिफाई हो जाता है तो आप लोगों को क्या क्या चीजें या क्या क्या रोड मैप रहते हैं, क्या स्टेप्स आप ले सकते हो अपने उस पर्टिकुलर गेट के स्कोर को यूटिलाइज करने के लिए, ये सारी वीडियोस उनसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आप लोगों को पता है कि CSI नेट का भी रिजल्ट आउट हो चुका है, सो स्टेप विल बी सेम आइदर फॉर द गेट और फॉर द CSI नेट। अगर वैलिड स्कोर आया है तो CSI नेट वाले बच्चे भी सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से प्लान करना है, हाउ योर जर्नी विल बी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग द गेट स्कोर, कि मेरा गेट स्कोर ये आया या मेरा CSI नेट क्वालिफाई हुआ तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें हैं या जो भी रेलेवेंट प्रोसेसेस हैं मैं आपके सामने लाती रहूंगी। तो आज की वीडियो डिवोटेडली इस पे है कि PhD के लिए क्या प्रोसेस है और PhD के लिए क्या तरीका है। अगर CSI नेट क्वालिफाई हुआ है, आई एम टेकिंग विथ JRF, विथ LF और विथ PhD तीनों कैटेगरी के लिए, और गेट स्कोर एक मिनिमल स्कोर से क्वालिफाई हुआ है, बिल्कुल जो लाइन पे आता है मेरिट पे उतना ही आया है या बहुत अच्छा आया है, तो दोनों कैटेगरीज को लेके चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं CSI नेट की बात करें और यहाँ पे हम बात करेंगे गेट के स्कोर की। तो हमारे पास गेट के दो स्कोर आ सकते हैं, बिल्कुल अब बॉटम लाइन मतलब बिल्कुल वैलिड स्कोर, बेसिक स्कोर हमारे पास आया है, उससे हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास एक काफी अच्छा स्कोर है, दोनों क्वालिफाइड मार्क्स ही हैं। सिमिलरली CSI नेट की बात करें तो हमारे पास JRF भी मिल सकता है, हमें LS भी मिल सकता है और हमें सिंपल PhD की कैटेगरी भी मिल सकती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमें PhD के लिए एनरोलमेंट करना है, सो व्हाट ऑल द स्टेप्स वी हैव टू टेक, और कौन कौन से एरियाज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जहां हम कर सकते हैं। सो अभी हम लेके चल रहे हैं PhD MA में, दैट मीन्स गेट MA की बात यहाँ की जा रही है और CSI नेट मैथ्स स्टूडेंट से रिलेटेड बात यहाँ की जा रही है। तो हम मैथ्स में PhD कर सकते हैं। मैथ्स में PhD कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो? अगर आपके पास JRF है, आपके पास सिंपल LS का स्कोर है और आपके पास PhD ओनली वाला स्कोर है, ठीक है, आपके पास बेसिक है और आपके पास एक अच्छा स्कोर है, इन पांचों केसेस में आप क्या कर सकते हो? इन पांचों केसेस में हम लोग PhD में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला हमारे को PhD में कहाँ कहाँ वैकेंसीज कैसे कैसे पता चलती है, ये जो वैकेंसीज रहती हैं वो कैसे कैसे आती हैं वो देखते हैं। ये बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स, बाकी स्ट्रीम्स का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे मैथ्स का रेलिवेंसी लेके चल रही हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कॉलेजेस जैसे IITs हो या NITs हो या IISERs हो या IISc हो, ठीक है, अब इनका क्या रहता है ना, तो इनके कैसे वैकेंसीज निकलती है? प्रोजेक्ट के थ्रू निकलती है, ठीक है। प्रोजेक्ट के थ्रू जब भी वैकेंसी निकलती है तो वो आपको उनकी वेबसाइट सबसे अच्छा माध्यम कहाँ रहता है देखने का। देखिए, इसमें एक पॉइंट ये है, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चाहते हो जाना, चाहे IIT हो चाहे NIT हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी जिसमें IITs हो जो मैथ से रिलेटेड PhD कराती है, जहां आपको जाना है, आपने सोचा है कि मुझे यहाँ जाना है, अब कैसे कैसे जा सकते हैं? जैसे बॉयज हैं कहीं भी दूर जा सकते हैं, बट गर्ल्स के लिए अभी भी थोड़ा इंट्रोवर्ट रहता है फैमिली कि घर के आसपास या स्टेट के आसपास मिल जाए, या कोई IIT बहुत ही अच्छी हो जहाँ के आसपास कोई रिश्तेदार वो मिल जाए, तो इस तरीके से आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। या यहाँ हमारे घर से वहां के लिए जो मतलब सुविधा है, मतलब द वे टू गो टू एंड फ्रो का, वो हमें इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे थॉट्स रहते हैं कहीं भी एडमिशन के लिए जाने से पहले, तो इस तरीके के 2-3 जो भी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है आप उनको ट्रैक करके रखिए। पहली चीज तो ये, तो आपको अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी या जिस पे आप जाना चाहते हैं यू हैव टू सेलेक्ट दैट। दूसरा पॉइंट है कि उनकी वेबसाइट जरूर चेक करिए। तो पहला माध्यम इनकी वैकेंसीज चेक करने का, जैसे CSI नेट का स्कोर आया या गेट का स्कोर आया तो इन पे वैकेंसीज निकलती हैं, या जो भी प्रोफेसर्स हैं जो PhD कराते हैं अपने अंडर प्रोजेक्ट की वैकेंसीज निकालते हैं। प्रोजेक्ट की वैकेंसीज आपको ईयरली मतलब ईयरली मिलती हैं, साल में जब भी वहां लगता है उन लोगों के पास की सीट खाली होने वाली है या किसी स्टूडेंट की PhD खाली होने वाली है और कोई प्रोफेसर नई पर्टिकुलर पे रिसर्च करने वाला है टॉपिक पे, तो वो वहां से इस तरीके से रिसर्च पेपर के रिस्पेक्ट में वैकेंसीज निकाल देते हैं। वैकेंसीज 1, 2, 3 या 5 तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि पर्टिकुलर प्रोफेसर जी को किस तरीके का चाहिए,
ठीक है, तो एक तो हो गई प्रोजेक्ट वैकेंसी। अगर मुझे प्रोजेक्ट वैकेंसी पे जाना है तो मैं इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, उसके लिए वो खाली जेआरएफ भी मांग सकते हैं, पीएचडी ओनली वाले बच्चे मांग सकते हैं, एलएस वाले भी मांग सकते हैं, या गेट का एक वैलिड स्कोर भी मांग सकते हैं कि वेट पर्टिकुलर 30 स्कोर, या सिर्फ गेट क्वालिफाई हो, या फिर गेट का पर्टिकुलर रैंक हो। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, तब हमें पता चलेगा। अब प्रोजेक्ट वैकेंसी में भी दो तरीके की चीजें होती है। डायरेक्टली आपने क्योंकि रिटन तो दे ही रखा है, सीएसआई नेट हो या गेट हो, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए भी कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पे इंटरव्यू के साथ प्लस आपका रिटन टेस्ट भी होता है, जिसमें आपका इंटरव्यू का 25%, रिटन टेस्ट का 75% या 50-50% लिया जाता है। एक तरीका तो जी आपका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, वो ऑटम पे और मतलब जैसे कहें कि विंटर सीजन के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे और जून के टाइम पे, तो ऑटम और समर इस तरीके की दो वैकेंसीज निकालती हैं पीएचडी के रिस्पेक्ट में। तो आपकी जो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स में ही आपको पर्टिकुलर, जैसे आईआईटी रुड़की में जाके देखना है, उसकी वेबसाइट में जाके चेक करो कि जून के टाइम पे या अप्रैल के टाइम पे वैकेंसीज निकल रही है या फॉर्म्स इशू हो रहे हैं, दिसंबर के टाइम पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस अकॉर्डिंग भी आप उन पीएचडी की सीट्स को ट्रैक कर सकते हो। तो ईयरली 2 टाइम्स आपकी पीएचडी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, एट द टाइम ऑफ ऑटम सीजन या फिर एट द टाइम ऑफ योर स्प्रिंग ऑटम सीजन कह लो या फिर समर सीजन कह लो। इस तरीके के आपके 2 वैकेंसीज पीएचडी के लिए ईयरली निकलती हैं। अब इसका क्या क्राइटेरिया मैम रहता है जो ये लोग पीएचडी निकालती है, इसमें कभी कभी डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड भी रहता है, इस वाले में डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड भी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इस वाले के लिए क्राइटेरिया इंटरव्यू बेस्ड भी रहता है कि सिर्फ पर्टिकुलर रैंक के साथ इंटरव्यू बेस्ड भी हो जाएगा। बात करते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट से रिलेटेड। तो एक तो हो गया प्रोजेक्ट के थ्रू, एक हो गया जो ऑटम और स्प्रिंग सीजन की पीएचडी निकलती है। अब दूसरी बात हो गई है ना, अब तीसरी पे आते हैं। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपने रिटन टेस्ट के थ्रू निकलवाती है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटी रुड़की अगर अपने रिटन टेस्ट के थ्रू निकाल रही है, जैसे आईआईटी धनबाद ने अभी निकाला हुआ है पीएचडी के लिए, इस तरीके के अलग अलग आईआईटीज अपनी भी वैकेंसीज निकालती है जब उन्हें लगता है कि प्रोफेसर्स के अंदर सीट्स खाली हैं। वहां पे वो लोग दैट इज कि यूनिवर्सिटीज अपना निकालती हैं, यूनिवर्सिटीज अपना निकालती है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आईआईटीज हो, एनआईटीज भी हो सकती हैं, है ना। जैसे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है वो भी हो सकता है, IISERs भी हो सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपनी वैकेंसीज भी निकालती हैं या अपनी वैकेंसीज भी निकालती हैं फॉर पीएचडी इंस्टीट्यूट। जैसे बिट निकालता है, BITS बिट, मिस्र निकालता है, गोवा निकालता है, पार्ट टाइम पीएचडी भी रहती है, फुल टाइम पीएचडी भी रहती है। इस तरीके से वो लोग भी अपनी सीट्स निकालते हैं। अब इसमें क्या, इसमें ये लोग रिटन टेस्ट भी लेते हैं प्लस इंटरव्यू भी रहता है ना, इंटरव्यू भी रहता है। अब इसमें रिटन टेस्ट भी रहेगा, इंटरव्यू भी रहेगा। तुम्हें इसके लिए भी वेबसाइट्स पे जाके देखना पड़ेगा, ये टेलीग्राम चैनल्स जो है उनसे जुड़ के भी तुम देख सकते हो। तो ये तो तीसरा तरीका हो गया क्या पीएचडी करने का। लेट कि आपने जैसे फॉर एन एग्जांपल गेट का एग्जाम दिया, गेट के एग्जाम आपने गेट का एग्जाम दिया है, गेट का वैलिड स्कोर आ गया और हमने यहाँ से एमटेक कर रखा है ना। गेट के वैलिड स्कोर के थ्रू मैंने एमटेक कर रखा है और अब कोई बच्चा चाहता है पीएचडी करना, तो इंटरनली जो आपका डिपार्टमेंट होगा जहां से आप एमटेक कर रहे हो मैथ्स के रिस्पेक्ट में, आप इंटरनली, क्योंकि आप किसी आईआईटी एनआईटी से तो एमटेक कर ही रहे होगे, वहां इंटरनली आप डिपार्टमेंट में पूछ सकते हो कि मुझे वहां पे पीएचडी करनी है। तो जो प्रोफेसर्स हैं जहां पे आप एमटेक कर रहे हो, अगर वहां पे किसी प्रोफेसर के अंदर सीट खाली रहती है तो आपका पर्टिकुलर इंटरव्यू लेके भी आपको जो है वो लोग पीएचडी के लिए एनरोल करा देते हैं। तो इसमें एमटेक जो है वो आपकी अलग डिग्री हो गई और आपने एमटेक के बाद एक्सटेंड करके अपनी पीएचडी की डिग्री या पीएचडी का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ एमटेक तो आपका फिनिश हो गया, आपने पीएचडी के लिए भी डायरेक्टली वहीं से प्रोफेसर से बात करके अपने एमटेक फिनिश करने के बाद अब आप पीएचडी के प्रोसेस को चालू हो गए। लेकिन एमटेक का 2 साल पीएचडी में काउंट नहीं होगा, दे आर टोटली डिफरेंट। तो ये चौथा तरीका हुआ। 5वां तरीका क्या है, हमने आपको सबसे पहले वाले में बताया था, यहाँ पे कि प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप पीएचडी कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट के थ्रू पीएचडी कैसे होती है, देखिए प्रोजेक्ट के थ्रू पीएचडी कैसे होती है वो मैं एक बार बता दूं। जो बच्चे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं, लेट प्रोजेक्ट में आपने 1 ईयर कोर्स के लिए
ज्वाइन किया, जो भी 1 साल की वैकेंसी निकलती है उसमें आपने ज्वाइन किया, बट आपकी इंटेंशन यहाँ पे ये है किसी में भी ज्वाइन किया, IIT में, NIT में, जहां से भी प्रोजेक्ट वैकेंसी निकली, आपके पास वैलिड गेट स्कोर या फिर CSIR नेट का JRF LS या आपके पास PhD ओनली है, अगर वो वैकेंसी सेटिस्फाई करती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने उसमें प्रोजेक्ट में एनरोल कर लिया। अब प्रोजेक्ट में एनरोल करने के बाद अगर आपके टर्म्स अपने प्रोफेसर से जिनके अंडर में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है अच्छे बन गए, तो आप वहां पे ही उनसे बात कर सकते हो कि हमारी जो ये मतलब जो हमारा वर्क चल रहा है प्रोजेक्ट पे, इसी को एक्सटेंड करके PhD में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट को PhD में भी कन्वर्ट करवाया है। आफ्टर 1 ईयर उनका प्रोजेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, PhD में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं PhD में एनरोल करने के लिए, ठीक है, PhD में एनरोल करने के लिए ये कुछ वेरिएंट्स हैं जहां से आप जा सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम गेट स्कोर की बात करें तो ये याद रखिएगा कि गेट का अगर आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आता है तो दिस इज ऑलवेज अ चांस, आप खुद माइंडली पॉजिटिव रहेंगे और इन सब चीजों के लिए खुद ब खुद तैयार रहेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जो भी पर्टिकुलर IITs, NITs, IICS जिनके लिए भी PhD के लिए आपको ट्राई करना है, उनकी वेबसाइट्स को लगातार विजिट करें, उनके थ्रू जाए। अच्छा, एक टेक्निक और रह गई। हाँ, अब इसमें 6th क्या है कि आपके पास नो गेट एंड यू हैव नो CSIR नेट वैलिड स्कोर। आपने ना ही गेट क्वालिफाई किया और ना ही CSIR नेट क्वालिफाई किया, तो भी IITs, NITs में या IICs में आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? वहां पे आप वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में यूजुअली पढ़ा रहता है इंफॉर्मेशन कि अगर आपके पास कुछ 8,000 से लेके 12,000 के बीच की आपकी स्कॉलरशिप रहती है ऐसे बच्चों की कि जिनके पास गेट और नेट कुछ भी नहीं है, तब कैसे करोगे? उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, चेक करो क्या ऐसी अवेलेबिलिटी सीट की है जो विदाउट गेट या नेट के बच्चों को ले रहे हैं। उसके लिए हमारी एक स्टूडेंट थी जिसने क्वालिफाई किया था मेरे YouTube चैनल के थ्रू ही पढ़ के, तो उसने IIT पौड़ी गढ़वाल में जो है IIT, वहां पे ज्वाइन किया है। अब इसके लिए आपकी जो स्कॉलरशिप रहती है 8,000 के करीब मिलती है आपको। इसके लिए क्या प्रोसेस है? इसमें आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 75% मान्य होगा और साथ में 25% आपका इंटरव्यू होगा। अब इस रिटन टेस्ट में आपको अपना 100% देना होगा। अगर इसमें आपके 74-73% तक बन गए, जितने भी टोटल उन्होंने वेटेज दिया है उसमें 74-75% बन गए, तो आपका यहाँ पे काम हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका छठा तरीका है विदाउट नेट एंड विदाउट गेट PhD के लिए एनरोल करने का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे कि अगर गेट का बहुत अच्छा स्कोर है तो आप इन सब चीजों के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन अगर गेट का आपका मिनिमल, आप बिल्कुल नंबर पे गेट क्वालिफाई कर रहे हो, तो भी देखिए अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपल लिखा है ओनली वैलिड गेट स्कोर, तो प्लीज इसको ये मत सोचिए कि 40 नंबर वाले ही आएंगे। बिल्कुल मिनिमल वाले बच्चे भी, अगर आपके बेसिक्स किसी सब्जेक्ट्स में, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, CSIR नेट के सब्जेक्ट्स ले या गेट के सब्जेक्ट ले, उसमें से 3-4 सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, आपका बेसिक स्ट्रांग है, आप वहां इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर काबिलियत है, तो जो वैलिड गेट स्कोर है ना, इसका मतलब बिल्कुल इनिशियल वैलिड गेट स्कोर में आओ और इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट करो। ऐसे भी बच्चों का एडमिशन हुआ है। इंतजार मत करिए कि 40 नंबर आए या 45-46 नंबर आए तभी हम किसी IIT में PhD के लिए जाएंगे, नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी एंड दैट इज नॉट मैंडेटरी एज वेल, क्योंकि उन्होंने वहां पे कंडीशन दी है। दूसरा ये है कि अगर वो कंडीशन में नंबर दे देते हैं फिर तो कोई चॉइसेस ही नहीं है। अगर नंबर नहीं दिया जाता तो प्लीज जरूर अपने गेट स्कोर को यूटिलाइज करें। यहां समझ में आया? अब जो बच्चे CSIR नेट वाले हैं, क्लियर, उनके दिमाग में क्या रहता है कि मैम LS है तो जो JRF वाले हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है। वन साइड ऑफ द कॉइन इट ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल, बट दूसरी साइड भी होती है यहाँ पे कि हमें लग रहा है कि सिर्फ JRF नहीं, कोई जरूरी तो नहीं कि उसका JRF हो गया तो उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है। अगर वहां पे LS और JRF दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई एम सेइंग अगेन कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी चेक करो। अगर यहाँ पे LS एंड JRF दोनों दिया है या PhD ओनली, जितना भी मिनिमल से मिनिमल क्राइटेरिया अगर आप फिल कर सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी XYZ, जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहां इंटरव्यू देने के लिए
जा सकते हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं तो जरूर जाइए। बट कंडीशन इज, अगर रिटन टेस्ट हो रहा है तो रिटन टेस्ट अच्छे से तैयार करके जाइए, इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू में अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करिए, वहां से आपको सीखने को बहुत मिलेगा। एक तरीके से जो वॉइड क्रिएट है ना कि कैसे होता है, क्या होता है, दूसरा बच्चा कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, ये सारे डाउट्स कंफ्यूजन्स आपके दिमाग से निकल जाएंगे। क्लियर। अब एक बात और करते हैं कि जो इसमें रिटन टेस्ट होते हैं, देखिए रिटन टेस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर, जैसे आईआईटी दिल्ली की बात करें, आईआईटी रुड़की की बात करें, तो आप जाने से पहले उनके कोर्स वर्क को जरूर चेक करिए कि वहां रिसर्च किस एरिया में चल रहा है। उससे भी आपको थोड़ा रिटन टेस्ट का आइडिया आएगा कि वो लोग किस एरिया में रिसर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो उस एरिया से, उस सब्जेक्ट से पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, मेरी एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि जैसे वो लोग रिटन टेस्ट के लिए गए तो वहां पे आईआईटी रुड़की वाले में स्टैट्स बहुत ज्यादा, हमने स्टैट्स पढ़ी नहीं थी तो मैम हमारा रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया। नेक्स्ट टाइम वो लोग गए तो रिटन टेस्ट भी अच्छा गया, इंटरव्यू भी अच्छा गया, सिलेक्शन हो गया। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम एक जगह वो लोग गए थे कि मैम पीडी बहुत आई, बट हम पीडी तैयार करके गए थे तो हमारा काम बन गया। तो ये थोड़ा तो देखो लक गेम है, और बाकी थोड़ा रिसर्च भी करके जाइए कि जिस आईआईटी के लिए आप जा रहे हैं या एनआईटी के लिए जा रहे हैं, XYZ जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जाना चाह रहे हैं, वो रिसर्च किस फील्ड में कर रहे हैं। और अगर तुम्हें वहां के कोई सीनियर्स, कोई प्रोफेसर्स या कोई टीचर्स या कोई कांटेक्ट मिल सके तो उनसे जरूर पता करिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या उनके टाइम पे रिटन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर आप कहीं से जुड़े हैं तो वहां से कांटेक्ट निकाल के भी आप पूछ सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। लेकिन रिटन टेस्ट में आपको तैयार करके ही जाना होगा, उसके बाद भी मैंडेटरी आप नहीं बता सकते कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही वो क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। अगर आपके सब्जेक्ट से आगे तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आपके सब्जेक्ट से नहीं आया तो फिर तो थोड़ा गेम डामाडोल है। मूविंग टू दी नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत सारे जैसे बच्चे, जैसे बीएचयू में हमारी एक स्टूडेंट अभी गई थी, उसने बताया उसका सिलेक्शन हो, तो इसके अलावा जैसे जो बीएचयू में पीएचडी वगैरह के लिए जाते हैं, मतलब जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज है वहां पे अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो कभी कभी प्रोफेसर जो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं वो आपसे सिनॉप्सिस की भी बात करते हैं कि सिनॉप्सिस बनी होनी चाहिए। तो सिनॉप्सिस किस तरीके से आपको बनानी है उसका प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए, उसको वेल रिप्रेजेंट करके जाइए। दूसरा पॉइंट इसमें ये कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप अपने कम से कम 2 या 3, आई सजेस्ट कि 2 से 3 सब्जेक्ट की बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट भी आपको पसंद है, विच सब्जेक्ट यू वांट टू गिव एन इंटरव्यू इन, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये सब्जेक्ट अच्छा तैयार कर जा रहा हूँ। लीनियर कह रहे हो तो जैसे उसमें वेक्टर स्पेसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि अगर आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस गलत भी हो सके तो आप बता सको। अगर वो पूछे कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स आपको पसंद है, अगर वो टॉपिक्स आपको पूछे जाए तो उसमें आप हाँ ये श्योरिटी दे सके प्रोफेसर को या जो भी टीचर्स आपका इंटरव्यू ले रहे हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट में इसकी कमांड अच्छी है। तो आपको बेसिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है। कोशिश करिए कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने हैं। जैसे एक आप अप्लाइड का पकड़ सकते हैं, 2 आप प्योर के पकड़ सकते हैं, या 2 अप्लाइड के और प्योर के पकड़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर क्या चॉइस है। तो आई होप आपको काफी कुछ क्लैरिटी आज की वीडियो से मिली होगी। अब नेक्स्ट की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एमटेक आप लोग अगर गेट स्कोर के थ्रू एमटेक करना चाहते हैं तो एमटेक आप कहां कहां से कर सकते हैं, और एमटेक के लिए आप काउंसलिंग के थ्रू किस तरीके से जा सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज कहां से एमटेक आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरीके की वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत मेहनत लगती है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो जरूर भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे और एंड तक जुड़े हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहेंगे वो मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।